हिंदी साहित्य में आज सुनिए दिव्या माथुर की लिखी हुई कहानी मेड इन इंडिया। दिव्या माथुर जी ब्रिटेन में बसी भारतीय मूल की हिंदी लेखिका हैं। कविता एवं कहानी समान रूप से लिखती रही हैं। देश विदेश के बीच आवागमन करती दिव्या माथुर प्रवासी हिंदी लेखन की प्रतिनिधि रचनाकार हैं। लंदन में बसे प्रवासी भारतीय लेखकों के बीच दिव्या जी अहम स्थान रखती हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। बड़ा अजीब माहौल था। एक और अपने सहकर्मियों के साथ पब में बैठी जसबीर लांबा लाल शराब कुछ यूं कट के चली जा रही थी कि जैसे उसे कोई शर्त जीतनी हो, तो दूसरी ओर लाल लिपस्टिक से पुते लोलुप होठों पर जीभ फिराती लोला की नज़र सतनाम की बेल्ट के नीचे वाली जगह को खजूर की झाड़ू सा बुहार रही थी। मेज के नीचे किसी के नंगे पैर सतनाम की टांगों पर सांप से रेंग रहे थे। शेरनियों के बीच गिरे हुए मेमने जैसी हालत थी सतनाम की, जिसकी याचना भरी दृष्टि अपनी नवविवाहिता पत्नी जसबीर पर टिकी थी, जिसका चेहरा महारानी विक्टोरिया जैसा सपाट था। यू आर सो लकी जस्सी, अपनी बाईं आंख दबाते हुए कैथी बोली और सतनाम के बाएं कंधे से लिपट कर यम यम कहती हुई उसका गाल चूमने लगी। हाउ सेक्सी इज़ योर हस्बैंड जस्सी, सतनाम की टाई को अपनी उंगलियों में लपेटते हुए और उसकी आंखों में झांकते हुए मैंडी ने कहा, जो सतनाम के दाईं ओर बैठी थी। एंड व्हाट अबाउट मी डार्लिंग, रिचर्ड अपनी पत्नी मैंडी को सतनाम से प्यार जताते देख भी निर्लज्जता से हंस रहा था। व्हाट अबाउट यू, हु आर यू एनीवे, मैंडी ने एक उचटती हुई निगाह पति पर डालते हुए कहा तो रिचर्ड खिसिया गया। मित्र मंडली ठठा के हंसने लगी। कांपते हाथों में बियर का एक छलकता हुआ गिलास संभाले बौखलाए हुए सतनाम को लगा कि जैसे वो वेश्याओं और दलालों से घिरा बैठा था। जसबीर से वापस घर चलने का आग्रह वो कई बार कर चुका था, किंतु उसकी पूरी तरह से उपेक्षा कर रही थी। इतनी शराब तो सतनाम ने कभी किसी मर्द को भी पीते नहीं देखा था। अब हमें चलना चाहिए, कैथी के पीछे से अपना हाथ बढ़ाकर जसबीर का कंधा थपथपाते हुए सतनाम फुसफुसाया। हनी व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, अपने कंधे को उचकाकर चिढ़ी हुई जसबीर ने सतनाम का हाथ झटकते हुए कहा। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, सबके सामने अपनी बेइज्जती हुई देख सतनाम चटपटा गया। डार्लिंग गर्ल्स आर गिविंग यू हॉट किसेज और तुम हो कि तड़ी मार रहे हो। जसबीर को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सहेलियों का जरा सा मजाक भी सतनाम को क्यों पसंद नहीं था। घर हो या बाहर उसका बूथा सदा सूजा ही क्यों रहता था। पश्चिम के सामाजिक माहौल में उसकी गंवारों जैसी हरकतें जसबीर के लिए शर्मिंदगी का बाइस थीं। प्लीज़ उनसे कह दो कि वो मुझे बस टच ना करें, सतनाम तुनक कर बोला, ताकि अपना मुंह ताकते हुए जसबीर के दोस्तों को जता दे कि वो जोरू का गुलाम नहीं था। कोई भी पत्नी अपने पति को दूसरी औरतों को कैसे परोस सकती थी, ये उसकी समझ से बाहर की बात थी। शुक्र है कि इसने इंडिया में ऐसी बेशर्मी नहीं दिखाई। मेरी फैमिली की कितनी इंसल्ट होनी थी। धार्मिक और ईमानदार माँ बाप और 2 छोटी बहनों के बीच सतनाम बहुत सी मर्यादाओं के साथ पला बढ़ा था। उसने ज़िंदगी में कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी। माइंड योर मैनर्स गाइज, प्लीज़ स्पीक इन इंग्लिश, रिचर्ड ने उन्हें याद दिलाया कि शिष्टाचार के नाते उन्हें अंग्रेजी में ही बात करनी चाहिए ताकि सब समझ सकें। यू शट अप रिचर्ड, वाई डोंट यू स्पीक इन हिंदी फॉर सतनाम सेक। जसबीर की करारी डांट खाकर रिचर्ड ने सॉरी कहते हुए अपने हाथ हवा में उठा दिए। यू थिंक आई कांट स्पीक इंग्लिश, सतनाम को लगा कि जैसे जसबीर ने सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी हो। ना चाहते हुए भी बात बिगड़ती चली जा रही थी। व्हाट्स रॉन्ग विद यू, गुस्से में पैर पटकती हुई जसबीर कमरे से बाहर निकल गई। सतनाम उसके पीछे हो लिया कि मैंडी और कैथी कहीं फिर से ना उससे लिपट जाएं। उप कक्ष के बीचों बीच खड़ी हुई जसबीर एक हट्टे कट्टे अफ्रीकन से अपनी सिगरेट सुलगवा रही थी। शराब की ही तरह उसने सिगरेट भी झटपट ख़त्म कर डाली और फिर अफ्रीकन के गाल पर एक लिजलिजा सा चुंबन देकर वो लुढ़कती हुई वापस अपने दोस्तों के पास अंदर चली गई, सतनाम को पूरी तरह से नज़रअंदाज करती हुई जो वहीं खड़ा था। कम ऑन जस्सी, कॉल योर हब्बी बैक, अंदर से लोला की आवाज़ सुनाई दी। ही हैज़ ए टेम्पर हैज़न्ट ही, जैस्मिन ने कहा। ही इज़ ए स्पॉइल्ड स्पोर्ट, प्लेन एंड सिंपल, मैंडी ने अपना फैसला सुनाया। गिव हिम स्पेस, सैटनाम इज़ न्यू हियर, रिचर्ड बोला। द गाय इज़ सफरिंग फ्रॉम ए कल्चरल शॉक,
राजन ने रिचर्ड से सहमत प्रकट की। दोस्तों में सतनाम को लेकर बहस शुरू हो गई। कुछ दोस्त मैंडी और जैस्मिन से सहमति प्रकट करने लगे तो कुछ रिचर्ड और राजन सतनाम की तरफदारी ले रहे थे। अपने पति को सहानुभूति का पात्र बनते देख जसबीर क्रुद्ध हो रही थी। ही इज़ ब्लडी सो ऑर्थोडॉक्स। चाहती तो थी कुछ और भी जोड़ना, किंतु नशे की वजह से जसबीर अपनी बात पूरी न कर सकी। हाउ क्यूट ही लव्स यू सो मच, कैथी ने जसबीर को ईर्ष्यावश निहारा। एंड यू नो व्हाट, आई लव माई इंडिपेंडेंस। जसबीर ने मैंडी का मुंह बंद कर दिया। सतनाम के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो टैक्सी लेकर घर लौट पाता। बाहर पब की हिमीभूत सीढ़ियों पर बैठा वो तब तक भुनभुनाता रहा जब तक कि रिचर्ड के कंधों पर लदी जसबीर और मैंडी बाहर नहीं आ गईं। रिचर्ड ने केवल एक बियर पी थी क्योंकि ड्राइव करने की आज उसकी बारी थी। पिछली बार सतनाम के लिए लंबे चौड़े रिचर्ड को लाद कर कार तक लाना भी मुहाल हो गया था। स्टिल हियर मेट, यू मस्ट बी फ्रोजन। रिचर्ड ने सतनाम से हमदर्दी जताई। शिष्टाचार के मुताबिक रिचर्ड के साथ आगे की सीट पर सतनाम को बैठना चाहिए था, किंतु रिचर्ड ने जसबीर को बड़े प्यार से पैसेंजर सीट पर बैठा दिया। सतनाम को लगा कि जसबीर की बेल्ट बांधने में रिचर्ड ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही समय ले रहा था। सतनाम को निकट आते देख रिचर्ड ने बिजली के खंभे से टिकी मैंडी को भी पीछे की सीट पर ढकेल दिया। अतलेटी मैंडी को किसी तरह सीधा बैठाकर सतनाम ने अपने बैठने के लिए जगह बनाई। संभल कर बैठने के प्रयत्न में मैंडी लुढ़क कर उसकी गोद में आ लेटी। पुअर डार्लिंग, लेट मी वार्म योर हैंड्स। सतनाम के बर्फीले हाथ अपने नर्म और गर्म हाथों में लेती हुई मैंडी बोली। इस बार सतनाम ने अपने हाथ पीछे नहीं खींचे। ठंड के मारे उसके दांत किटकिटा रहे थे। रात के करीब 2 बजे रिचर्ड ने जसबीर और सतनाम को उनके घर के बाहर उतारा। कार से जसबीर को निकालकर वो किसी तरह ऊपर लाया, जहां बीजी खड़ी सतनाम को ऐसे घूर रही थी कि जैसे जसबीर की इस हालत का जिम्मेदार वही था। जसबीर पलंग पर लेटते खर्राटे भरने लगी। दर्द के मारे सतनाम का सिर फटा जा रहा था। उसे तेज बुखार था। मन हुआ कि उठकर गुसलखाने में जाकर दवाई ढूंढे, किंतु वो उठ नहीं पाया। आंख लगी ही थी कि उसने एक डरावना सपना देखा। पब के बीचों बीच रखी पूल टेबल पर उसे सीधा लिटाकर जसबीर और कैथी ने उसके दोनों हाथ कसकर पकड़ रखे थे। नंग धड़ंग मैंडी उसकी टांगों पर बैठी धीरे धीरे उसके पैंट के बटन खोल रही थी। सतनाम की पैंट उतार कर हवा में घुमाते हुए मैंडी ने उसे पास ही रखे कूड़ेदान में फेंक दिया, जिसमें गाढ़े शोरबे से लथपथ चिकन और मीट की हड्डियां भरी थीं। सतनाम के नहीं करने के बावजूद मैंडी ने एक झटके से उसका जांघिया उतारकर रिचर्ड के मुंह पर दे मारा, जो गुस्से में मैंडी से सतनाम को छोड़ देने का आग्रह कर रहा था। आसपास खड़े लोग तालियां बजा बजा कर शोर मचाने लगे। पसीने में डूबा हुआ सतनाम हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसके आंसू और पसीना एक होकर बह रहे थे। चंडीगढ़ में होता तो बुखार में तप रहे सतनाम के परिवार ने अब तक पूरा मोहल्ला सिर पर उठा लिया होता। माँ मन्नतें मान रही होती। बड़ी बहन बिंदर ठंडी पट्टियाँ उसके माथे पर रखती तो छोटी शिंदर उसकी गर्म हथेलियों को फूंक मार मार कर ठंडा करने की चेष्टा करती। डॉक्टर पुरी को पिता तब तक घर नहीं लौटने देते जब तक वो पूरी तरह से स्वस्थ ना हो जाता। डॉक्टर पुरी के बाहर निकलते ही आधमकते थे उसके यार दोस्त, जो कहा करते थे लंदन की मौज मस्ती में वो उन सबको भूल जाएगा। वो अब उन सबसे फ़ोन पर बात करने को भी तरस गया था। सतनाम उस दिन को कोसने लगा जब वो अपने दोस्त राजीव के विवाह में जसबीर से मिला था। ना वहाँ जाता और ना ही उसे ये दिन देखने पड़ते। राजीव हरभजन का भांजा था, जिसके विवाह में सम्मिलित होने के लिए वो परिवार समेत चंडीगढ़ पधारे थे। बारात में भंगड़ा करते सलोने स्वरूप सतनाम को देखकर जसबीर पहली नज़र में उसे अपना दिल दे बैठी थी। मिठाइयों के डब्बों, फलों के टोकरों, मेवों की तश्तरियों और तरह तरह के फूलों के गुलदस्तों से लदे फंदे लांबा परिवार को अपने द्वार पर हाथ जोड़े खड़ा देखकर सतनाम के परिवार वाले भौंचक्के रह गए थे। इतना सामान रखने के लिए तो उनके घर में जगह भी नहीं थी। जैसे ये सब कुछ कम था। जसबीर के पिता हरभजन लांबा ने अपने प्रतिष्ठित व्यापार में सतनाम को सम्मिलित करने का इशारा भी कर दिया था। सतनाम के परिवार को उन्होंने सोचने की मोहलत तक न दी थी। वे ना भी करते तो किस बुनियाद पर या फिर किस औकात से। जसबीर के उन्मुक्त और खिलंदड़े स्वभाव से घबराए हुए सतनाम की किसी ने नहीं सुनी। सभी कह रहे थे कि विदेश में पली बढ़ी युवतियाँ चाहे मुँहफट हों, दिल की साफ और सच्ची होती हैं।
किंतु न जाने क्यों सतनाम का मन नहीं मान रहा था। काके, विलायत की साफ़ सुथरी हवा, बढ़िया खाना पीना, लाइफ में कोई वरी शरी नहीं, माना कि जस्सी चब्बी है पर उसे तुम मोटी नहीं कह सकते हो। बुआ तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। तू देखियो सत्ती, तेरे ब्याह के बाद तेरी बहनों के रिश्ते कैसे फटाफट आते हैं। माँ को भी अपनी बिन ब्याही बेटियों के भविष्य के आगे को सुझाई नहीं दे रहा था। भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, सभी ने एक स्वर में कहा। किंतु फिर भी सतनाम चिंतित था। कहाँ उसका सीधा साधा परिवार और कहाँ ये अमीर और दिखावटी लोग जो अपनी बेटी की खुशी के लिए कोई भी कीमत देने के लिए तैयार थे। सतनाम को लगभग घसीटती हुई जसबीर लोगों से ऐसे मिलवा रही थी जैसे कि वो उसकी एक जीती हुई ट्रॉफी था। चट मंगनी और पट ब्याह हो गया था सतनाम और जसबीर का। गोवा जाकर उनका रजिस्टर्ड विवाह भी फटाफट करवा लिया गया था ताकि वीज़ा की कार्यवाही शुरू की जा सके और सतनाम जल्दी से जल्दी ब्रिटेन पहुंच सके। सगाई से लेकर विवाह तक जसबीर और उसके घरवाले आदर्श परिवार के रूप में सामने आए थे। गोवा में हनीमून के दौरान सतनाम को लगा कि जसबीर एक अलमस्त युवती थी जिसकी हवस का कोई ठिकाना नहीं था। उसने अनुमान लगाया कि दोस्तों के बीच जिस प्यार मोहब्बत का जिक्र छिड़ा रहता था वो यही हवस होती होगी। वो केवल 22 बरस का था। अब तक उसने केवल माँ और बहनों का लाड़ ही जाना था। प्यार मोहब्बत और हवस की पहली खुराक उसके लिए काफ़ी दमदार साबित हुई थी। वहाँ कोई अपना सगा भी ना था जिससे वो अपने दर्द दिल को बांट सकता। सतनाम के लंदन पहुंचते ही हालात तेजी से बदलने लगे। परस्पर विरोधी मनोभावों से जूझते हुए सतनाम ने अपने को एक ऐसे परिवेश में पाया जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जसबीर और उसके घरवाले सुबह से शाम तक व्यस्त रहते। उनकी इस दौड़ में सतनाम कब शामिल हो गया और कब वो अपना आत्मसम्मान खो बैठा उसने जाना ही नहीं। इस कंट्री में तो पुत्तर ही आपको घर के सारे काम अपने आप ही करने पड़ेंगे। कपड़े और बर्तन धोने की मशीनें, हूवर, डस्टिंग, कार वॉश, मिक्सर, जूसर, टोस्टर, केटल और न जाने कितने गैजेट्स को चलाना उसे एक ही बार में सिखा दिया गया था। इधर बीजी इंडियन बॉयज़ को कोसती जिन्हें इंडियन माएँ सिर पर चढ़ा कर रखती थीं, तो उधर आते जाते जसबीर का छोटा भाई धर्मेंद्र अपने जीजा को डम्ब अथवा मेड इन इंडिया कहकर चिढ़ाता रहता। अवमानना से सतनाम की नसें चटक चटक उठती। जसबीर उसकी कोई शिकायत सुनने को तैयार नहीं थी। राजकुमारी एकाएक ऐसी चुड़ैल में बदल गई थी जैसे आधी रात को संभोग के सिवा कुछ भी नहीं सूझता था, और वो भी फूहड़ और अपारंपरिक सेक्स जिसमें वो सतनाम को दबोचे रहती। पति की भूख जगाकर उसे हाई एंड ड्राई छोड़कर करवट बदल कर सो जाना सजा थी सतनाम की जब कभी वो जसबीर अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को नाराज कर बैठता था, जो कि एक आम बात थी। सतनाम अपने जलते और ऐंठते हुए बदन को शॉवर के नीचे खड़ा होकर ठंडा किया करता। ये उसने बहुत समय के बाद जाना कि मर्द को वश में रखने का ये एक सुझाव बीजी का ही था। ये इंडिया नहीं है साहबजादे, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है। सुबह सुबह ससुर सतनाम को शयन कक्ष की लाइट जली छोड़ देने के लिए लताड़ते, जो असल में उनकी लाडली बेटी जली छोड़ जाती थी। रही सही कसर धर्मेंद्र पूरी कर देता था। कभी पानी खुला छोड़ देता तो कभी खाली माइक्रो को ऑन कर देता। झाड़ पड़ती थी बेचारे सतनाम पर। सुबह की ही तो बात थी। कुछ टूटने की आवाज़ सुनकर जसबीर और बीजी दौड़ी दौड़ी रसोई में आ पहुंची तो देखा कि फर्श पर क्रिस्टल का जग चूरा चूरा हुआ पड़ा था। ओ माय गॉड, इतना महंगा जग किसने तोड़ दिया? बीजी ने पूछा। मेड इन इंडिया ने, सतनाम की ओर इंगित करते हुए धर्मेंद्र बोला। क्या मतलब? तू क्या कह रहा है? जसबीर ने धर्मेंद्र को घूरते हुए पूछा। मेड इन इंडिया, चीप एंड अनरिलायबल, धर्मेंद्र फुसफुसाकर हंस दिया। जसबीर ने गुस्से में आकर धर्मेंद्र के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। उस तमाचे ने धर्मेंद्र के मन पर एक ढक्कन लगा दिया जिसमें पहले से खदक रही थी बहन के प्रति घृणा और बहनों के प्रति वैमनस्य का गाढ़ा और कड़वा काढ़ा, जिसका तापमान ऊंचा बनाए रखने के लिए बाबूजी का जसबीर के प्रति अपरिमित लाड़ दुलार काफ़ी था। धर्मेंद्र को आपने कोई तमीज़ नहीं सिखाई। तूने सतनाम की, तूने फिर कभी इंसल्ट की ना तो तू फिर देखियो, जसबीर ने बीजी और धर्मेंद्र को घूरते हुए कहा। पिछली रात को ही सतनाम ने जसबीर को बताया था कि धर्मेंद्र किस किस तरह उसे परेशान करता रहता था और ये थप्पड़ शायद उसी का नतीजा था। बीजी और धर्मेंद्र सतनाम को ऐसे घूर रहे थे कि जैसे सारे विवादों की जड़ केवल वही था। सतनाम को अपना भविष्य अब और भी अंधकार में लग रहा था।
काका तो सिर्फ जोक कर रहा था। प्रिंस फिलिप ने भी तो कहा था कि इंडियंस का काम अनरिलायबल होता है। बीजी ने धर्मेंद्र की तरफ से सफाई देने का प्रयास किया। तो तू गोरों को बड़ा रिलायबल समझती है? हरभजन ने बीजी से मानो उनकी बुद्धि पर तरस खाते हुए पूछा। हाल ही में एक गोरा कारीगर उनसे 500 पाउंड्स एडवांस लेकर गायब हो गया था और उनका पोर्च अब तक आधा खुदा पड़ा था। गुस्से में तमतमाए हुए धर्मेंद्र ने घर से बाहर निकलते वक्त दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद किया कि पूरा घर हिल गया। कम दाना काजदा, जस्सी ठीक कह रही है, तूने इसे अपने सिर पर चढ़ा रखा है। हरभजन ने अपना गुस्सा बीजी पर निकाला। उनके लिए तो बेटा सचमुच नाकारा था, जिसने मुश्किल से 10वीं पास की थी। खेल कूद में सदा अव्वल आने वाली उनकी प्यारी बेटी जसबीर पढ़ाई लिखाई में भी सदा अव्वल आती थी। बीजी और धर्मेंद्र अब दबी जुबान से सतनाम को मेड इन इंडिया कह कहकर चिढ़ाने लगे। धीरे धीरे छैया छैया के कर्मचारी भी उसे मेड इन इंडिया कहकर पुकारने लगे, किंतु प्यार और सम्मान से। सतनाम ने तय कर लिया कि वो प्यार, मेहनत और ईमानदारी से एक दिन सबका दिल जीत कर रहेगा। एक ही साल में जसबीर का रंग, रूप और हाव भाव सब बदल गए थे। सतनाम के छरहरे बदन के सामने वो और भी मोटी लगने लगी थी। उनकी उम्र का फासला और भी बड़ा दिखाई देने लगा था। जसबीर को न घर के किसी काम में दिलचस्पी थी और न ही छैया छैया के संचालन में, जहाँ सारे कर्मचारी उसे मेड इन इंडिया की अम्मा के नाम से पुकारने लगे थे। छैया छैया खूब ज़ोर शोर से चल रहा था। घर का काम निपटाकर बीजी भी दोपहर का खाना लेकर वहाँ पहुँच जाती और फिर 5 बजे तक स्टोर में उनका हाथ बटाकर रात के भोजन की व्यवस्था के लिए घर लौट जाती। इस स्टोर को पुत्र जी हमने बड़ी मेहनत मशक्क़त से खड़ा किया है। हरभजन शायद सतनाम को वे सब कष्ट देने पर तुले थे जो उन्होंने शायद इस देश में आकर बसने के लिए सहे होंगे। काम सीखना है तो पुत्र जी मेहनत तो करनी पड़ेगी। लांबा साहब ने भी पहले हैवी बक्से उठाए थे, तब जाके आज हमें यह दिन देखना नसीब हुआ है। बीजी की निगरानी में सतनाम भारी भारी पेटियां ढोकर अंदर लाता, खोलता और उनमें भरा सामान दुकान में सजाता, किंतु बीजी की नाक हमेशा चढ़ी ही रहती। पुत्र जी आप तो बड़े क्लमजी हो, जरा कोई चीज़ सतनाम के हाथ से फिसली नहीं कि बीजी ताने मार मार कर उसके नाक में दम कर देती। जैसे ही सामान से लदा ट्रक दुकान के आगे लगता, बीजी धर्मेंद्र को किसी काम से बाहर भेज देती ताकि उसे भारी सामान न उठाना पड़े। रविवार को छैया छैया 5 बजे बंद हो जाता था। पत्नी के साथ कुछ समय बिताने के लिए सतनाम जल्दी जल्दी घर पहुंचता तो जसबीर घर से निकल चुकी होती। कुछ एक बार वो जसबीर के साथ गया भी तो उसे लगा कि जसबीर के दोस्त बड़ी परिष्कृतता से उसका मजाक उड़ाते थे। जसबीर का पुरुषों को गले लगकर उनको चुंबन देना सतनाम को बिल्कुल पसंद नहीं था और न ही वो उसकी सहेलियों को गले लगाकर चूमने में प्रसन्न था। जब कभी जसबीर दफ्तर से सीधे घर आ भी जाती तो वो ढेर सी मोमबत्तियां जलाए घंटों टब में पड़ी रहती। वही जसबीर जो गोवा में सतनाम के साथ शावर लेने के लिए उद्यत रहती थी, अब उसे नॉट नाउ कहकर टालने लगी थी। दफ्तर जाने से पहले सी यू हनी कहते हुए वो एक चुंबन हवा में छोड़ती निकल जाती, शायद अपने परिवार को दिखाने के लिए कि सब ठीक था। और कितनी रोटी लोगे पुत्र जी? नाश्ते अथवा खाने के वक्त बीजी पूछती तो सतनाम के तन बदन में आग लग जाती। उसे अपनी माँ की याद आती जो बहनों को रोटी पराठे गिनने पर भी डांटती थी, चाहे बची हुई रोटियां गाय को ही क्यों न डालनी पड़े। बाकी के लोगों की तरह उसे फल, चॉकलेट और चिप्स आदि छुटपुट खाने की तो आदत थी नहीं और इसलिए वो अधिकतर भूखा ही रहने लगा था। ये काका कहाँ गायब हो गया? सतनाम की आंख सुबह लांबा साहब की ऊंची आवाज़ से खुली, जो सतनाम को कार में न देखकर अधीर हो उठे थे। उन्होंने पीछे बैठे हुए धर्मेंद्र से कहा कि वो अंदर जाकर देखे कि मामला क्या था। गुस्से में धर्मेंद्र पांव पटकते हुए घर में घुसा और अंग्रेजी में माँ बहन की गालियाँ देते हुए नीचे से हाँक लगाकर वापस बाहर आकर कार में बैठ गया। पुत्र जी क्या आज वर्क पर नहीं जाना? आखिर में झल्लाती हुई बीजी ऊपर आ पहुँची। बीजी मुझे फीवर है, लिहाफ में अपने को कसकर लपेटते हुए सतनाम बोला। आप लोग आधी आधी रात घूमकर लौटोगे तो पुत्र जी तो और क्या होगा? दरवाजे पर खड़े खड़े बीजी ने कहा। मुझे कोई शौक़ नहीं है देर बेर से घर लौटने का, पर जस्सी नहीं मानती। सतनाम की आंखों से गरम गरम आंसू लुढ़क कर तकिए में समाने लगे। मैं चाय नाश्ता बनाती हूँ, आज तुझसे मेरे साथ दुकान चलना। बीजी ने तरस खाकर उसे कुछ घंटों की मोहलत तो दे दी, किंतु सतनाम के माथे पर हाथ रखकर ये तक नहीं देखा कि उसे बुखार था भी कि नहीं। अभी फीवर उतरा कि नहीं? दोपहर को नीचे से बीजी ने चिल्लाकर पूछा
और जवाब न मिलने पर वो उसे छोड़कर दुकान पर चली गईं। सतनाम 2 साल के स्पाउस वीज़ा पर ब्रिटेन आया था। अनिश्चितकालीन रिहाइश के लिए भी वो जसबीर पर निर्भर था। जब कभी चंडीगढ़ से फ़ोन आता वो अपनी मायूसी परिवार पर जाहिर नहीं होने देता था। बहनें भाभी से बात करने की फरमाइश करती तो जसबीर सिर हिलाकर सतनाम को इशारा कर देती कि उसे उनसे बात नहीं करनी। मम्मी पापा को पैसा भेजने की बात तो एक तरफ, सतनाम की जेब लगभग खाली रहती थी। सतनाम को लग रहा था कि जैसे सिर पर एक छत और 2 वक्त की रोटी के बदले में उसका जीवन गिरवी रख लिया गया था। लंच के समय बीजी हरभजन और धर्मेंद्र को आवाज़ देती, पर कभी सतनाम से नहीं कहती कि वो भी खाना खा ले। उसके लिए वो अलग से एक डिब्बा लाती थी जिसमें 4 रोटियां और रात की बची दाल सब्जी होती थी, जिसे वो किसी कोने में खड़े खड़े ही खा लेता था। बिल पर बैठने वाली एक युवती शायला उसे अकेले उदास बैठे देखती तो कभी कभी उसे अपने साथ भोजन के लिए बुला लेती थी। कर्मचारियों से उसकी दोस्ती भी बीजी को मंजूर न थी। किसी न किसी बहाने वो उसे हाँक लेती थी। अधिकतर कर्मचारी वहाँ गैर कानूनी तौर पर काम कर रहे थे, इसलिए अप्रसन्न होते हुए भी वे डर के मारे कुछ कहते नहीं थे कि नौकरी से निकाल न दिए जाएं। सतनाम उनसे भी अलग रहने लगा कि उसकी वजह से उन्हें परेशान न किया जाए। एक शायला ही ऐसी थी जिसे किसी की परवाह नहीं थी और इसका फल उसे जल्दी ही भोगना पड़ा। ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी सलूक नहीं करता जैसे कि आप लोग अपने दामाद के साथ करते हैं। ओके। शायला का बात बात में ओके कहना सतनाम को अच्छा लगता था। उसके इस तकिया कलाम से उसकी संवेदनशीलता और साफ गोई झलकती थी। अल्लाह ताला से तो डरिए, किसी की बद्दुआ आपको एक दिन बर्बाद करके छोड़ेगी। ओके। शायला उन्हें खुलेआम भरा बुरा कहती हुई चली गई। सतनाम का मन हुआ कि वो भी उसी समय दुकान छोड़कर चला जाए, पर कहाँ और कैसे? न उसके पास पैसे थे और न ही पासपोर्ट। शायला उसे कुछ बताना चाहती थी, किंतु बीजी ने जल्दी से सतनाम को दुकान का पिछवाड़ा साफ करने भेज दिया। हाउ इज़ योर मिस्ट्रेस नाउ? रात को सोते समय जसबीर ने सतनाम से पूछा और बिना उसका जवाब सुने करवट लेकर लेट गई। मेरी मिस्ट्रेस? तुम लोगों का कोई धर्म ईमान भी है कि नहीं? चाह कर भी सतनाम चुप न रह सका। बाबूजी, बीजी ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? रहने के लिए घर दिया, जॉब दी, बीजी तुम्हें सुबह शाम फ्रेश रोटी बना के खिलाती है और तुम उन्हीं की बुराई उन्हीं के वर्कर्स से करते हो। जसबीर फनफनाती हुई उठकर बैठ गई। मेरा गुनाह सिर्फ इतना है कि मैंने वर्कर्स के साथ लंच शेयर करने की ज़रूरत की। सतनाम की आवाज़ भर्रा गई और आंखें भर आईं। तुम्हें नौकरों के साथ लंच करने की क्या ज़रूरत थी? तो किसके साथ करता? बीजी तो मुझे कभी खाने के लिए भी नहीं बुलाती। बीजी के अगेंस्ट मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। शी इज़ सो काइंड। तुमने कभी मेरी सुनी ही नहीं। सबको मैं इतना बुरा ही लगता हूँ तो तुम मुझे लोग वापस क्यों नहीं जाने देते? मेरी और तुम्हारी सबकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। हारा हुआ सतनाम कुर्सी पर धंस गया। ओह, सो यू वांट डिवोर्स? तुम्हें कोई और मिल गई है क्या? मुझे तो किसी से बात करने की भी इजाज़त नहीं है। बेचारी शायला ने मुझ पर जरा सी दया क्या दिखाई कि बीजी ने उसे भी नौकरी से निकाल दिया। पर वो तो कह रहे थे कि तुम क्लमजी हूँ, लेज़ी हूँ, डम हूँ, ऑर्थोडॉक्स हूँ, यही ना? ठीक है, मेरा पासपोर्ट और टिकट दे दो। मैं अभी इस वक्त इंडिया वापस जाना चाहता हूँ। तुम्हें हमेशा इंडिया जाने की क्यों पड़ी रहती है? जब से मैंने अपना घर छोड़ा मुझे आज तक कभी भर पेट रोटी भी नसीब नहीं हुई। मैं अपने मम्मी पापा और बहनों से बात करने को भी तरस गया हूँ। आज तक बाबूजी ने मुझे कभी 5 पाउंड तक नहीं दिए कि मैं। ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जसबीर थोड़ी नरम पड़ी। जैसे तुम्हें बताने की ज़रूरत है, और फिर कहने से भी क्या फ़ायदा? कल मैं डैड से बात करूँगी। इसके पहले कि सतनाम कुछ और कहता, जसबीर ने उसे खींचकर बिस्तर पर अपने साथ लिटा लिया। किंतु सेक्स ऑन डिमांड की पक्षधर जसबीर को सतनाम उस रात भी संतुष्ट नहीं कर पाया। खैर, अगले दिन से हालात सुधरने लगे। सुबह सुबह हरभजन ने सबके सामने 20-20 के 2 नोट उसकी जेब में ज़बरदस्ती ठूंस दिए। बीजी ने रोटियां नहीं गिनाई और दुकान पर बाबूजी ने उसे पहली बार टिल पर बैठने दिया। दोपहर के भोजन के लिए बीजी ने उसे भी आवाज़ दी और शाम को सतनाम को सिनेमा ले जाने जसबीर स्वयं आ पहुंची। सतनाम को लगा कि जैसे गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े उसकी ओर फेंके जा रहे थे ताकि वो उनके चक्रव्यूह से निकलने का प्रयत्न छोड़ दे। कम से कम बीजी का बनावटी स्नेह प्रत्यक्ष था। लांबा साहब और धर्मेंद्र का नजरें चुराना उसे अधिक खतरनाक लग रहा था। वो ज़ोर शोर से अपने पासपोर्ट और टिकट के बारे में पूछताछ करने लगा। स्पाउस वीज़ा की मियाद भी अब पूरी होने को आई थी। बीजी, इनका पासपोर्ट कहाँ रखा है? जसबीर ने बीजी से पूछा।
पुत्र जी, मुझे क्या पता, मैंने आपको ही तो दिया था। इनका स्पाउस वीज़ा बदलवाना है और हम लोग इंडिया जाने की भी सोच रहे हैं। बीजी, प्लीज़ फाइंड आवर पासपोर्ट्स। बीजी ने बेटी की बात एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी। होम ऑफिस से रिमाइंडर मिलने पर ही बीजी ने अपने लॉकर से पासपोर्ट्स निकालकर जसबीर को दिए, ताकि वे दोनों होम ऑफिस जाकर सतनाम के स्पाउस वीज़ा को वैध करा सकें। 4 दिन की चांदनी के बाद अंधेरी रातें बार बार लौटने लगीं। जब जब सतनाम भारत लौटने की बात करता, सबका व्यवहार कुछ दिनों के लिए सुधर जाता। जानते हुए भी कि वो लोग उसके साथ खिलवाड़ कर रहे थे, वो कुछ नहीं कर पाता। इसी बीच लोहड़ी का त्यौहार मनाने के लिए सतनाम लांबा परिवार के साथ हेस्टन स्थित भंगड़ा क्लब में गया तो देखा कि युवक युवतियों को लोक नृत्य के नाम पर भौंडे करतब करवाए जा रहे थे। सतनाम के पारंपरिक और मनभावन नृत्य को देखकर लोग प्रभावित हुए बिना न रह सके। भंगड़ा क्लब के संचालक कुलबीर साहनी ने स्वयं उससे अनुरोध किया कि उसके छात्रों के लिए कुछ समय निकाले। सतनाम खुशी खुशी मान गया। अगले ही इतवार को कुलबीर लांबाज के द्वार पर हाजिर था। लांबा परिवार से सतनाम की छोटी सी खुशी भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, किंतु कुलबीर और उसके पिता को, जो पुराने गुरुद्वारे के प्रधान थे, नाराज करना लांबाज के लिए असंभव था। इसी बीच एक दिन छैया की एक अन्य कर्मचारी बिन्नी के माध्यम से शायला ने सतनाम को आगाह किया कि उसे जल्दी से जल्दी भारत लौट जाना चाहिए। पहले तो सतनाम ने सोचा कि लांबा द्वारा नौकरी से निकाल दिए जाने की वजह से शायला उसे भड़का रही थी, किंतु जब शायला ने बिन्नी के हाथ जसबीर के पहले विवाह की मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी भिजवाई तो उसके कान खड़े हो गए। जसबीर के पहले पति का नाम रवि किरण था, जिसने लांबा परिवार से पंगा लेने की ज़रूरत की थी। शायला ने कहलवाया था कि कहीं लांबा परिवार रवि की ही तरह उसे भी ठिकाने लगाने की ना सोच रहे हों। सतनाम ने अपने और जसबीर के सहकर्मियों से रवि का जिक्र कई बार सुना था, किंतु उसने यही अनुमान लगाया था कि रवि जसबीर का बॉयफ्रेंड रहा होगा। यदि वो तलाकशुदा थी भी तो वो अब क्या कर सकता था। रविवार को बातों बातों में कुलबीर ने सतनाम से उसके परिवार के विषय में पूछा तो सतनाम के मुंह से निकल गया कि उसने अपनी माँ से कोई 1.5 महीने से बात नहीं की थी। अपना मोबाइल उसे देते हुए कुलबीर ने उससे चंडीगढ़ बात करने की जिद की। आप जी स्विट्ज़रलैंड से इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? शिंदर ने शिकायत की। स्विट्ज़रलैंड? ये तू क्या कर रही है शिंदर? सतनाम ने पूछा। किशन भाई जी अमेरिका जाते समय 2 दिन लंदन रुके थे, आपसे मिलना चाहते थे। उन्होंने इतवार को फ़ोन किया तो धर्मेंद्र ने बताया कि आप और भाभी जी स्विट्ज़रलैंड घूमने गए हो। इतना झूठ, इतनी मक्कारी! सतनाम को लगा कि ये सब उसके बर्दाश्त के बाहर था। उसे उदास और परेशान देख कुलबीर उसे ज़बरदस्ती अपने घर ले गया, जहाँ जसबीर के पहले विवाह के कुछ और राज खुले। रात देर तक बैठा कुलबीर उसका दुख दर्द बांटता रहा। जसबीर और रवि किरण कॉलेज में उसके साथ ही थे। माँ बाप के टोकने पर जसबीर घर से भाग गई और रवि किरण के साथ रहने लगी। बदनामी से बचने के लिए हरभजन ने दोनों का विधिवत विवाह करवा दिया, किंतु उन दोनों की 6 महीने भी नहीं पटी। देर रात गए सतनाम कुलबीर से अपना दुखड़ा रोता रहा। ये पहला मौका था कि वो किसी से खुलकर अपने मन की बात कह सका था। कुलबीर के रूप में उसे एक अच्छा दोस्त मिला था। उसके घर वालों के स्नेहपूर्ण व्यवहार से भी उसकी हिम्मत बंधी और वो अपना भविष्य संवारने के लिए कमर कसकर तैयार हो गया। कुलबीर के चाचा काउंसलर भल्ला साउथ हॉल के एक जाने माने राजनीतिज्ञ थे, जिनकी मदद से सतनाम का पासपोर्ट लांबाज से निकलवाया जा सकता था। यदि वो छैया में काम नहीं करना चाहता तो भांगड़ा, ढोल और गाना सिखाने की एवज में उसकी अच्छी कमाई हो सकती थी। फिलहाल सतनाम ने शनिवार को भी भांगड़ा सिखाने का काम संभाल लिया। घर लौटकर जब सतनाम ने स्विट्ज़रलैंड के विषय में पूछताछ की तो धर्मेंद्र को झूठ मूठ डांट कर सतनाम को शांत करने की चेष्टा की गई। इस झूठ में वे सभी शामिल थे। उसे विश्वास में लेने के लिए जसबीर ने बीजी और बाबूजी को धमकी भी दे डाली कि वह इस घर में नहीं रहेगी। मौका देकर सतनाम ने उन्हें अपनी नई नौकरी के बारे में भी बता दिया। सबको जैसे सांप सूंघ गया। नाचना कूदना क्या रिस्पेक्टेबल जॉब है पुत्र जी? बाबूजी ने कहा। अपना काम अपना ही होता है, दूसरों का नौकर बनकर क्या फ़ायदा? बीजी बोली। वाई नॉट डैड? एक दिन सारा साउथ हॉल सत्ती की उंगलियों पर नाचेगा। जस्सी बोली तो सब हंसने लगे। यू आर ऑलरेडी डांसिंग ऑन मेड इन इंडियाज़ ट्यून, धर्मेंद्र ने कहा तो जस्सी ने उसकी पीठ पर एक धौल जमा दिया। सतनाम को भुलावे में रखने के लिए जोर शोर से एस्टेट एजेंट्स के चक्कर लगाए जाने लगे। अपना अलग घर बसाने के लिए जसबीर बेताब लग रही थी, किंतु सतनाम को उनमें से किसी पर विश्वास नहीं हो रहा था।
झूठ बोलना, बुलवाना और मुकर जाना, या फिर धर्मेंद्र अथवा बाबूजी पर इल्ज़ाम थोपकर अपने को निर्दोष साबित करने के लिए बीजी और जसबीर द्वारा प्रस्तुत नाटिकाएं देख देख कर सतनाम आजिज आ चुका था। बाबूजी और बीजी को ये फिक्र खाई जा रही थी कि बेटी का दूसरा विवाह भी टूटा तो वे समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अगले ही दिन बीजी से यह कहकर कि उसे नए जूते खरीदने हैं, सतनाम छैया छैया से निकला तो बीजी ने धर्मेंद्र को उसके पीछे लगा दिया। वे सभी बड़ी मुस्तैदी से जासूसी में लगे थे। उसे सचमुच जूतों की दुकान में घुसते देखा तो धर्मेंद्र संतुष्ट होकर लौट गया। बिन्नी के माध्यम से शायला ने सतनाम को जूतों की दुकान में बुलवाया था, जहां अब वो मैनेजर थी। दुकान के नीचे गोदाम था, जहां ले जाकर उसने सतनाम को बताया कि करीब 4 साल पहले दुकान पर रवि किरण और लांबाज की जमकर लड़ाई हुई। जसबीर को तलाक देने के बदले रवि किरण उनसे 50,000 पाउंड की मांग कर रहा था। उस दिन के बाद वो फिर कभी दिखाई नहीं दिया। जब रवि के माँ बाप के फ़ोन पर फ़ोन आने लगे तो हरभजन ने उन्हें यह कहकर चुप करा दिया कि ड्रग्स के सिलसिले में उनका बेटा किसी जेल में सड़ रहा था। शायला का मंगेतर शौकत ग्रीन स्ट्रीट थाने का इंचार्ज था। एक कैदी के माध्यम से उसे ये जानकारी मिली थी कि रवि किरण को रास्ते से हटाने के लिए हरभजन ने एक अफ्रीकन बाउंसर को 5,000 पाउंड्स दिए थे। भाईजान, आप जल्द से जल्द इंडियन एम्बेसी में अपने नए पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन दे दीजिए, ओके? पहले आपको पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी होगी कि आपका पासपोर्ट चोरी हो गया है या खो गया है, शौकत ने बताया। ये सब कैसे होगा? ये सब सुनकर सतनाम सचमुच घबरा गया था। अपने माँ बाप का वो इकलौता बेटा था जिनकी उम्मीदें लगभग टूटने को थीं। भाईजान, घबराइए नहीं, शौकत आपकी मदद करेंगे, ओके? ये लोग तो मुझे हेस्टन जाने से भी रोक रहे हैं, मैं एम्बेसी के चक्कर कैसे लगाऊंगा? आपके पासपोर्ट की कॉपी मिल जाए तो नया पासपोर्ट बनवाने में आसानी हो जाएगी, शौकत ने कहा। सचमुच? जस्सी तो कह रही थी कि इंडियन एम्बेसी से कोई भी उम्मीद रखना बेकार है। अरे भाईजान, जानते हैं रोज़ कितने लोगों के पासपोर्ट चोरी होते हैं, मिसप्लेस हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं। इसका मतलब कतई ये नहीं कि लोग यूके में बंद होकर रह जाएं, ओके? शायला ने उसे उम्मीद बंधाई। थैंक यू, भरे गले से सतनाम केवल इतना ही कह पाया। ये थैंक यू वैंक यू अपने पास ही रखिए भाईजान, ओके? आपको हमने अपना भाई मान लिया तो मान लिया, और भूलिएगा नहीं कल राखी है, ओके? सतनाम की आंखें भर आईं। डिब्बे में गलत साइज़ के जूते हैं, कल इन्हें वापस करने के बहाने आइएगा, ओके? सतनाम के हाथों में एक डिब्बा थमाते हुए शायला शैतानी से बोली, किंतु सतनाम का मूड फिर भी हल्का नहीं हुआ। क्या हुआ पुत्र जी, बहुत देर लगा दी? चलो हमें भी जूते तो दिखाओ। छैया छैया लौटते बीजी सतनाम के हाथ से डिब्बा लगभग छीनते हुए बोले। हैं तो सुंदर पुत्र जी, इन जूतों पर कितने पाउंड्स बर्बाद किए? सतनाम ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया तो वो जूते लिए अपने पति की ओर चल दी। सुनो जी, इतने सुंदर जूते तो कभी आपने भी नहीं पहने होंगे। मेरी तो कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि जाकर अपने लिए इतने महंगे जूते खरीद लूँ। हम तो जी बस बच्चों के लिए जोड़ जोड़ कर मर जाएंगे। बीजे ने जूतों को बारीकी से मुआयना करते हुए ताने मारने शुरू कर दिए। अब तो ये डांस टीचर बन गया है, अपने सास ससुर को भी जूतियाँ शुतियाँ दिला दे भाई। हरभजन कब पीछे रहने वाले थे। अगले दिन जब सतनाम ने फिर से जूते की दुकान पर जाने को कहा तो बीजी बोल उठी, क्या तुम्हें अपने जूतों का साइज़ भी नहीं मालूम? यकायक सतनाम को लगा कि बीजी को शक हो गया तो कहीं वो उसे रोक ही ना लें। वो जल्दी से बाहर निकल गया। भाईजान, ये पहली राखी आपकी बहनों की तरफ से और ये वाली हमारी तरफ से, ओके? सतनाम की कलाई पर 2 राखियाँ बांधकर शायला ने उसके मुंह में एक पूरा का पूरा लड्डू ठूंस दिया। सतनाम को बहुत पछतावा हुआ कि वो खाली हाथ क्यों चला आया था, पर उसे तो बिल्कुल याद ही नहीं थी कि राखी वाली बात। उसकी जेब में जितनी भी चिल्लड़ थी निकाल कर उसने शायला की मुट्ठी में भर दी, जिसे शायला ने माथे से लगाकर अपने पर्स में रख लिया। वो उसे रुस्वा नहीं करना चाहती थी। फिर शायला ने चंडीगढ़ फ़ोन मिलाकर सतनाम को दे दिया। क्या हो गया है तुझे सत्ती पुत्र, तू ठीक तो है? ये शायला कौन है? तेरा पासपोर्ट कैसे खो गया? तू हमें कभी फ़ोन क्यों नहीं करता? माँ ने उसे प्रश्नों से नहला दिया। भैया, आज राखी है, हम आप जी को सुबह से याद कर रहे हैं, बहनों ने कहा। तो सतनाम ने उन्हें तसल्ली दी कि शायला ने उनकी तरफ से भी उसे राखी बांधी थी। कानों पर फ़ोन लगाए सभी रो रहे थे। किसी तरह शायला ने समझा बुझाकर उन्हें शांत किया और उनसे सतनाम के पासपोर्ट की जानकारी हासिल कर ली। फॉर्म भरवा कर शौकत से फटाफट फ़ोटो खिंचवाने के लिए वुलवर्थ स्टोर में ले गया।
भाईजान अब यहाँ ना आइएगा, उन्हें शक हो जाएगा। पासपोर्ट आ जाएगा तो हम आपको फ़ोन पर खबर कर देंगे, ओके? आप मेरा ये पुराना मोबाइल अपने पास रख लीजिए। शौकत ने उसकी जेब में अपना मोबाइल फ़ोन डालते हुए कहा, इसमें बहुत से नंबर भरे हैं, कह दीजिएगा कि आपने एक पुराना फ़ोन ख़रीदा है। और हाँ भाईजान, हमारा नंबर इसमें नूतन के नाम से सेव्ड है, ओके? शौकत को वो लोग नहीं जानते, आप जब चाहें इनसे राब्ता कायम कर सकते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, ओके? सतनाम को लगा भगवान ने उसे 3 मुसीबतों से उबारने के लिए 3 फरिश्तों को भेजा था। वो हल्के मन और पाँव लिए छैया छैया लौटा। कुलबीर, शायला और शौकत जैसे दोस्तों के होते हुए उसे किसका डर था? अब वो लामबाज से आसानी से निपट लेगा। हमेशा की तरह रविवार की सुबह कुलबीर बाहर कार में सतनाम का इंतज़ार कर रहा था। कंधे पर अपना रक्सैक लटकाए वो बाहर निकला ही था कि पुलिस की एक कार आकर उसके पास रुकी। 2 स्मार्टली ड्रेस्ड वर्दीधारी उसके पास आकर खड़े हो गए। आर यू मिस्टर सतनाम? एक ने पूछा। यस सर। सतनाम बुरी तरह घबरा गया। इज़ दिस योर बैग? यस सर। सतनाम का गला सूख गया। वो बुरी तरह से भयभीत था। पुलिस की पूछताछ सतनाम को बहुत अपमानजनक लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसकी तलाशी क्यों ले रहे थे। एक पुलिस वाला सतनाम पर नज़र रखे था, दूसरा उसके बैग की तलाशी ले रहा था। लामबाज के सिवा आसपास के सभी घरों के लोग बाहर निकल आए थे अथवा खिड़कियों से झांक रहे थे। व्हाट इज़ द मैटर ऑफिसर? कुलबीर ने पूछा। सतनाम की जीभ तो तालू से चिपकी थी। मिसेज लांबा हैज़ इन्फॉर्म्ड द पुलिस दैट मिस्टर सतनाम, हर हस्बैंड, इज़ रनिंग अवे विद हर मनी एंड ज्वेलरी। ही इज़ नॉट रनिंग एनीवेयर ऑफिसर। कुलबीर ने उन्हें बताया कि हर इतवार को इसी समय हेस्टन जाते हैं, जहां वे दोनों स्थानीय बच्चों और युवाओं को नृत्य सिखाते हैं। अभी कुलबीर सफाई दे ही रहा था कि बैग में से 50-50 पाउंड्स की एक मोटी गड्डी और जेवरों से भरा एक डिब्बा निकालकर पुलिसकर्मी ने उन दोनों के सामने कर दिया और सबककाए हुए सतनाम से जिरह करने लगा। देयर मस्ट बी ए मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफिसर। उन्होंने कुलबीर की एक नहीं सुनी। सतनाम को गिरफ्तार कर लिया गया। कुलबीर ने भागकर लामबाज के दरवाजे की घंटी बजाई, जोर से उसे दरवाज़ा खटखटाया, किंतु कोई बाहर नहीं आया। डोंट वरी सतनाम, मैं पुलिस स्टेशन पहुंचता हूं, हम तुम्हें बेल देकर छुड़ा लेंगे। पुलिस कार के साथ चलते हुए कुलबीर ने भरे गले से कहा, प्लीज़ नूतन और शौकत को फ़ोन कर बता देना, मेरे फ़ोन में उनके नंबर्स हैं। संयोगवश सतनाम ने अपना मोबाइल कल रात कुलबीर को दिया था, क्योंकि उसकी बैटरी डेड हो गई थी। कार के पीछे दौड़ते हुए कुलबीर ने उसे दिलासा देनी चाहिए, किंतु सतनाम को कुछ सुनाई नहीं दिया। उसे लग रहा था कि जैसे उसके दिमाग की नसें फट जाएंगी। वो सफाई दिए बिना मर गया तो उसके बैग में इतने पैसे और जेवर कहाँ से आए? क्या जसबीर इतना नीचे गिर सकती थी, या ये सब बीजी और धर्मेंद्र का किया धरा था? थाने में अपराधियों की तरह सतनाम की फ़ोटोज़ ली गईं। उसकी उंगलियों और अंगूठों पर काली स्याही पोत कर निशान लिए गए। एक गहरी गर्त में फिसलता चला जा रहा था सतनाम। उसे लग रहा था कि धरती फट जाए और उसमें समा जाए। कुलबीर चुप बैठ गया तो वो जेल में न जाने कब तक सड़ेगा। पुलिस के चक्कर में शायद शायला और शौकत भी न पड़ना चाहें। कुलबीर को समझते देर नहीं लगी कि ये सब लांबा परिवार का ही किया धरा था। वे जान गए थे कि सतनाम उनके हाथ से निकल चुका था। उसको सबक सिखाने का यह अच्छा तरीका था। कुलबीर ने जल्दी से नूतन और शौकत को फ़ोन पर बताया कि सतनाम के साथ क्या हुआ था, और फिर वो सीधा अपने चाचा के पास पहुंचा, जहां जल्दी शायला और शौकत भी आ पहुंचे। आप नहीं जानते कि माँ बेटी कितनी गई गुजरी हैं, और बाप तो बिल्कुल कसाई है कसाई। भाईजान को फंसाने के लिए जसबीर या बीजी ने उनके बैग में पैसे और गहने रख दिए होंगे। अब क्या होगा शौकत? शायला सिसक रही थी। डोंट वरी शायला, हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं। अब हम उन्हें जेल भिजवा कर ही दम लेंगे, शौकत ने शायला को दिलासा दी। नोटों और जेवरों पर सतनाम की उंगलियों के निशान तो उन्हें मिलने से रहे। वे सतनाम को जल्दी ही छोड़ देंगे। लामबाज को जेल भिजवाने के लिए हम सबकी गवाहियाँ ही काफ़ी होंगी, काउंसलर भल्ला ने भी तसल्ली दी। काउंसलर भल्ला की जमानत पर सतनाम को जल्दी ही रिहा कर दिया गया, किंतु वो अब भी सख्ते की हालत में था। सोफे पर लेटा हुआ छत को एकटक ताके जा रहा था। पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर को बुलाया गया। सतनाम का रक्तचाप काफ़ी बढ़ गया था। रात के 2 बजे उसे नींद की गोली दी गई, तब कहीं जाकर उसकी आंख लगी। उसे तसल्ली देने के लिए सब लोग कुलबीर के घर में ही ठहर गए। सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी तो देखा दरवाजे पर माफिया मांगते और गिड़गिड़ाते हुए बीजी और हरभजन खड़े थे। सतनाम की बेल होते ही उन्हें समझ आ गया था कि वह अब अकेला नहीं था, और ये भी
कुलबीर के परिवार से बैर मोल लेकर उन्होंने अच्छा नहीं किया था। वे तो सिर्फ सतनाम को धमकाना भर चाहते थे। दुर्भाग्यवश पासा उल्टा पड़ गया था। हमने केस वापस ले लिया है, जसबीर को आप माफ़ कर दो। उसकी बुद्धि पे पर्दा पड़ गया था। दुपट्टे से अपनी सूखी आंखें पोंछती हुई बीजी कह रही थी। जब उसे पता लगा कि आप उसे छोड़कर जा रहे हो तो वो पागल हो गई, हरभजन ने कहा। बेटी ने शायद उन्हें संवाद रटवा के भेजा था। या अल्लाह, शर्मो लिहाज तो आप लोगों को छू तक नहीं गया है। ओके, झूठ पर झूठ बोले चले जा रहे हैं, शायला गुस्से में बोली। शैला, हमसे बड़ी भूल हो गई पुत्र, तुम भी हमें माफ़ करो। मौके पर संवाद गढ़ने में माहिर थी बीजी। आपने अपने पहले दामाद के साथ जो किया सो किया, पर भाईजान के साथ जो आपने किया उसके लिए तो आपको सज़ा भुगतनी ही होगी। ओके। शायला की बात सुनकर बीजी और हरभजन के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। हमें माफ़ करो, बच्चों की बेवकूफ़ी की सज़ा हमें तो न दो। बीजी फिर गिड़गिड़ाई। ये सब आप ही का तो किया कराया है। हमें तो लगता है आप अपनी बेजा हरकतों से कभी बाज नहीं आएंगे। ओके। सतनाम, पुत्र जी चलो अपने घर चलो, जसबीर तेरी राह देख रही है। बीजी जोर से चिल्लाई ताकि जहाँ भी हो सतनाम सुन ले। हमारे घर के आगे ये तमाशा ना कीजिए, अब हम आपसे कोर्ट में ही निपटेंगे। काउंसलर भल्ला ने बाहर आकर जब उन्हें लताड़ा तो वे दोनों घबरा कर अपनी कार में जा बैठे और एक दूसरे को भला बुरा कहते हुए चले गए। शायला को फिक्र थी कि जसबीर फिर न सीधे साधे सतनाम को फुसला ले। कोई भी तो नहीं चाहता था कि जसबीर सतनाम से बात करे। कुलबीर के घर का फ़ोन लगातार बज रहा था। दूसरी सुबह जसबीर बिना फ़ोन किए सतनाम के कपड़ों आदि से भरा एक सूटकेस लिए आदम की। प्राजी को इन सब की ज़रूरत नहीं है, आप ये सब वापस ले जाइए। कुलबीर ने उसे बाहर से रफा दफा कर दिया। सतनाम के लिए नाइट सूट, ब्रश, तौलिए और कुर्ते पजामे दे गई थी शायला, इस ताकीद के साथ कि सतनाम अपनी पुरानी ज़िंदगी से कोई नाता नहीं रखेगा। कुलबीर और उसके घरवाले भी सतनाम को सिर आंखों पर उठाए थे। मामला आउट ऑफ कोर्ट सुलझाने के लिए लांबाज हाथ पांव मार रहे थे और 50,000 पाउंड तक देने को भी तैयार थे। किंतु सतनाम के वकील का कहना था कि उसे कम से कम 5 गुना अधिक रकम मिल सकती थी, जिससे वो अपना नया जीवन शुरू कर सकता था। कुलबीर, शायला और शौकत के विचार में धन से अधिक आवश्यक था कि लांबाज को जेल भिजवाया जाए। 6 महीने होने को आए उस घटना को, किंतु मामला अभी भी अदालत में अटका था। सतनाम तंग आ चुका था। रोज़ रोज़ अदालत के चक्कर लगाते, किंतु अपने दोस्तों के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। मन ही मन उसने तय कर लिया था कि वह अपना जीवन संगीत और नृत्य के नाम कर देगा। उसे जो भी पैसा मिलेगा उससे वो हेस्टन में एक आलीशान संगीत और नृत्य स्कूल की स्थापना करेगा, जिसमें एक आधुनिक साउंड प्रूफ स्टूडियो भी होगा। इस स्कूल का नाम भी उसने सोच लिया था, मेड इन इंडिया, जिसके जरिए वो भारतीय संस्कृति और मूल्यों का प्रचार करेगा। रविवार को जैसे ही सतनाम और कुलबीर भांगड़ा क्लब में घुसे, उन्हें हरभजन अकेले खड़े दिखाई दिए, जो उसे देखते ही जार जार रोने लगे। जस्सी को अब तुम ही बचा सकते हो पुत्र जी। जड़ से उखड़कर आधे गिरे हुए एक पेड़ की भांति हरभजन दीनहीन हालत में सतनाम के पैरों पर गिर पड़े। सतनाम से रहा नहीं गया। उसने उन्हें उठाया और पानी पीने को दिया। उनका कांपना बंद हुआ तो उन्होंने बताया कि उनके वकील ने कहा है कि जसबीर और बीजी दोनों को जेल हो जाएगी। सतनाम को न जाने क्यों अपने पिता की याद आ गई। पुत्र, इसमें 100,000 पाउंड हैं, इन्हें संभाल कर रख ले। वजन ब्रीफ के सतनाम को पकड़ाने ही जा रहे थे कि कुलबीर कूदकर उन दोनों के बीच आ खड़ा हुआ। आपको जो भी लेना देना है लॉयर्स की मार्फत कीजिए, कुलबीर ने कहा। हरभजन के जाने के बाद उसने सतनाम से कहा कि उसे फंसाने की कहीं एक और चाल ना हो। थैंक्स वीर, इन लोगों के लफड़े तो कभी ख़त्म नहीं होंगे, हम ही अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। सतनाम ने डरते डरते कहा कि कहीं कुलबीर ये ना सोचे कि वो पैसों के लालच में पीछे हट रहा था। चल फिर वकील से कहते हैं कि हम आउट ऑफ कोर्ट के लिए राजी हैं, कुलबीर ने कहा तो सतनाम के मन से एक भारी बोझ हट गया। जो भी कर, मैं नहीं चाहता कि हमारी इंडियन औरतें ब्रिटिश जेल में सड़ें। सतनाम ने आखिर अपने मन की बात कह ही डाली। वकीलों की बहस आधे मिलियन पर जाकर रुकी। एक निर्दोष पर चोरी का इल्ज़ाम लगाने और उसकी मानहानि के एवज में ये रकम कोई मायने नहीं रखती थी, किंतु सतनाम एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए बेताब था। किंतु जसबीर उसे ऐसे आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। सतनाम को पटाने के इरादे से वो कुलबीर के घर के सामने वाली बेंच पर डेरा जमाकर बैठ गई। चाई जी, सत्ती से बात करने का एक मौका तो आपको मुझे देना ही पड़ेगा, वो कुलबीर की माँ से बोली। वीर जी, मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या मैं तुम्हारे दोस्त को खा जाऊंगी? उसने कुलबीर से पूछा।
सजा याफ्ता को एक मौका तो जल्लाद भी दे देता है, वो शायला के आगे गिड़गिड़ाई। सतनाम ने निर्णय लिया कि उसे जसबीर से टक्कर लेनी ही होगी, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने भविष्य के लिए और सबसे अधिक अपने आत्मसम्मान के लिए। कुलबीर, उसके घरवाले, शायला और शौकत सभी चाहते थे कि सतनाम जसबीर से बैठक में उन सबके सामने मिले, लेकिन वो जसबीर से अकेले में ही मिलना चाहता था। सतनाम ने सोचा था कि हालात को ध्यान में रखते हुए जसबीर जरूर दुबली और कमज़ोर हो गई होगी। मन ही मन सतनाम डर भी रहा था कि उसे बेहाल देखकर कहीं वो पिघल ही न जाए, किंतु वो इस झटके के लिए बिल्कुल तैयार न था। कुछ ही महीनों में कोई इतना वजन कैसे बढ़ा सकता था? गायिका नूरजहां की तरह मोटी ताजी जसबीर पूरे मेकअप में थी। कपड़ों के नाम पर उसने एक लो कट ट्यूनिक पहनी हुई थी जो कमर पर केवल एक बेल्ट से बंधी थी। जैसे ही वो कुर्सी पर बैठी, उसकी लो कट ट्यूनिक फैल गई और उसकी छातियां लगभग बाहर निकल आईं, जिन्हें संभालने का उसने लेश मात्र भी प्रयत्न नहीं किया। वो सतनाम की कमजोरी जानती थी। तो हमारे बीच सब खत्म हो गया? जसबीर की मस्कारे से भरी पलकें तेजी से झपकीं और गुलाबी लिपस्टिक से पुते होंठ हिले। कोई जवाब न मिलने पर वो सतनाम के पास धीरे से आ बैठी। हमने दुख सुख में साथ रहने के लिए फेरे लिए थे ना सत्ती, उनका क्या हुआ? अपनी आंखें सतनाम की आंखों में डालते हुए जसबीर ने पूछा। आई नो, मेरी फैमिली ने तुम्हारे साथ ज्यादती की, बट वो भी तो इंसान ही है ना। गलती हो गई, उनसे कितनी बार माफ़ी मंगवाओगे? जसबीर के हाथ अब सतनाम की पीठ पर फिसल रहे थे। सत्ती हनी, हमें अपनी मैरिज को एक चांस देना चाहिए। मैं तैयार हूँ। आई विल ट्राई माई डैम बेस्ट। उसके मोटे और गुदगुदे हाथ अब सतनाम के गालों और बालों को सहला रहे थे। माई डार्लिंग, तुम मुझे क्या एक भी मौका नहीं दोगे? जसबीर की सांसें उखड़ने लगीं और बेतहाशा सतनाम के होंठ चूमने लगी। बेल्ट के खुलते उसकी ट्यूनिक उसके थुलथुल बदन से फिसल कर कालीन पर गिरी। गाय के थनों से लटकती उसकी छातियां दुहे जाने के लिए बेताब थीं। सतनाम को लगा जैसे उसके तन बदन पर तिलचट्टे रेंग रहे थे। वितृष्णा से भरकर वो एक झटके से उठकर कमरे से बाहर निकल गया। जसबीर जमीन पर जा गिरी। बिना पीछे देखे सतनाम उठकर नीचे आ गया। बहुत सी चिंतित आंखें उसके चेहरे पर आ टिकीं, जिस पर एक विजयी मुस्कान मुखलित थी। सतनाम मुकदमा बाइज्जत जीत गया था। अभी आप सुन रहे थे ब्रिटेन की वरिष्ठ साहित्यकार दिव्या माथुर की लिखी हुई कहानी मेड इन इंडिया। धोखा, झूठ, फरेब, अपमान, बेइज्जती, न जाने क्या क्या सहा कहानी के नायक ने, लेकिन अंत में उसके ईमान की ही जीत हुई। आशा है कहानी आपको भी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कहानी को लाइक और हाइप जरूर करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।